एफ है, इन ऑर्बिटल्स की फिलिंग के लिए बेटा ये रूल है, मतलब डीजेनेरेट ऑर्बिटल्स की फिलिंग जो होती है वो हंस रूल के तहत होती है। तो हंस रूल कहता है कि डीजेनेरेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग सिंगल होती है, इलेक्ट्रॉन को सिंगली फिल करेंगे पहले हम ऑर्बिटल्स के अंदर, उसके बाद उनकी पेयरिंग होगी, उसके बाद उनके पेयर बनाएंगे। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन को पहले सिंगल फिल करेंगे, उसके बाद उनके पेयर बनेंगे। सपोज करते हैं पी में अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एक पीएक्स में जाएगा, एक पीवाई में जाएगा, एक पीजेड में। और जब सारे ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाइड हो जाएंगे उसके बाद इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी। मतलब डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं बनाते हैं, वो पेयर बनाने से अवॉइड करते हैं। इलेक्ट्रॉन सिंगल रहना चाहता है, जब सारे ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाइड होते हैं उसके बाद इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी। तो बेटा ये डीजेनेरेट ऑर्बिटल्स के लिए एस और एस नहीं, पी डी और एफ के लिए एस का तो ऑर्बिटल ही एक है, मगर पी के 3 ऑर्बिटल्स हैं, डी के 5 हैं और एफ के 7 ऑर्बिटल्स हैं। इनकी जो फिलिंग होगी वो हंस रूल के तहत होगी। तो ये कहते हैं इन डीजेनेरेट ऑर्बिटल्स ठीक है, इन डीजेनेरेट ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन्स विल ऑक्यूपाई ऑर्बिटल्स। ठीक है, कहते हैं डीजेनेरेट ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई करते हैं ऑर्बिटल्स को, इन डीजेनेरेट ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन्स विल ऑक्यूपाई ऑर्बिटल्स फर्स्ट सिंगली, पहले सिंगल देन पेयरिंग। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा पहले सिंगली ऑक्यूपाई करेंगे, कहते हैं डीजेनेरेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स विल ऑक्यूपाई ऑर्बिटल्स फर्स्ट सिंगली देन पेयरिंग। पहले सिंगल होंगी, पहले सिंगली ऑक्यूपाई करेंगे और उसके बाद जब सारे ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाइड हो जाएंगे उसके बाद वो पेयर बनाएंगे। पेयरिंग जो होगी, पेयर जो बनाएंगे वो बाद में बनाते हैं, पहले सिंगली ऑक्यूपाई करते हैं ऑर्बिटल्स को। ठीक है, सपोज करते हैं ये है बेटा नाइट्रोजन या बोरान को देख लेते हैं। बोरान का एटॉमिक नंबर 5 है, तो 1s2 2s2 2px 2py 2pz। तो बेटा इलेक्ट्रॉन एक है इसके अंदर, बाकी जो बचा है इलेक्ट्रॉन। बोरान में देखो इलेक्ट्रॉन्स 5 हैं, 1s2 1s में 2 गए, 2s में 2 गए, बाकी बचा एक इलेक्ट्रॉन। वो किसी में भी जा सकता है, वो px में भी जा सकता है, वो py में भी जा सकता है, वो pz में भी जा सकता है, क्योंकि तीनों की एनर्जी बराबर है। अगर मैंने px में लिख दिया, अगर कोई दूसरा स्टूडेंट उसको py में लिखता है तो भी गलत नहीं होगा, कोई तीसरा स्टूडेंट को pz में लिख देता है तो भी गलत नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन ही एक है। उसके बाद है कार्बन को देख लें, 1s2 2s2 2px1 2py1 और 2pz को मैंने खाली छोड़ दिया है। अगर कोई बच्चा जो py वाला इलेक्ट्रॉन उसको pz में लिख देता है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि एनर्जी बराबर है इनकी। बेटा एनर्जी बराबर है तो इलेक्ट्रॉन किसी में भी जा सकता है, मगर जाएगा सिंगल, पेयर नहीं बनाएगा डायरेक्ट। नाइट्रोजन को देख लो, 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1। इसको अगर हम इस तरह लिखते हैं तो भी लिख सकते हैं कि 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, px में 1 इलेक्ट्रॉन है, py में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, pz में भी 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और इनकी जो स्पिन होगी या तो क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी। बेटा स्पिन इनकी क्या होगी, या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज।
वाइज, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग। इस तरह भी हो सकती है स्पिन की। बाकी ऐसे नहीं होगा कि दो क्लॉकवाइज हो एक एंटी क्लॉकवाइज हो, इस तरह नहीं होगा बेटा। या एक क्लॉकवाइज दो एंटी क्लॉकवाइज हो, इससे नहीं होगा। या तो तीनों इस तरह क्लॉकवाइज होंगे या एंटी क्लॉकवाइज होंगे। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, तो 1s2 2s2 2px 2py 2pz। तो बेटा 1s में 2 गए इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 गए, बाकी बचे 4 इलेक्ट्रॉन्स। बेटा p में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पहले सिंगली फिल कर दो उनको। बेटा सिंगल फिल कर दो, इसको सिंगल फिल कर दो, इसको भी सिंगल फिल कर दो। बाकी बचेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन किसी में भी जा सकते हैं। ये मतलब आप जो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करेंगे, बेटा पी में जब 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनकी पेयरिंग इस तरह से भी हो सकती है। देखो पी में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, इसकी पेयरिंग इस तरह भी हो सकती है, px py pz। इनको इस तरह भी फिल कर सकते हो, इसके अंदर एक, इसके अंदर एक, इसके अंदर एक, इसको डबल कर दो, इससे भी सही है। इस तरह भी पेयरिंग हो सकती है बेटा इलेक्ट्रॉन्स की, सिंगल सिंगल सिंगल, इसमें डबल कर देते हैं, ऐसे भी हो सकता है। इसका मतलब है कि पी में जब 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो पी एक्स के साथ भी पेयर बना सकता है, पी वाई के साथ भी बना सकता है, पी जेड के साथ भी बना सकता है। गलत कोई नहीं होगा, तीनों करेक्ट हो जाएंगे बेटा, करेक्ट तीनों हो जाएंगे। दो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है इसके अंदर, ठीक है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं, ठीक है। इनकी स्पिन देखो पैरेलल है। अब आते हैं फ्लोरीन पे, तो 1s2 2s2 2px 2py 2pz, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 5 हैं बेटा, पी में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो लाजिमी बात है 2 ऑर्बिट को हमें पेयर बनाना पड़ेगा। पहले सिंगल फिल होंगे, पी में पहले इलेक्ट्रॉन सिंगल फिल होंगे 3, उसके बाद बचेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, वो 2 इलेक्ट्रॉन किसी के साथ भी पेयर बना सकते हैं, ठीक है। वो पीजेड के साथ भी पेयर बना सकते हैं, पीएक्स में 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। फिर इधर देखो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो गई, ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है वैसे भी, ये पी के 3 ऑर्बिटल्स हैं, पहले इलेक्ट्रॉन सिंगल फिल हो गए, अब यहां भी पेयर बन गया, इधर भी पेयर बन गया, और 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। और वही जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंसी भी कहते हैं, क्योंकि वैलेंसी है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। बेटा जो वैलेंसी है वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है तो नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होगी, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होगी, और फ्लोरीन की वैलेंसी 1 होगी, मोनोवेलेंट है फ्लोरीन। अब आते हैं नियॉन पे, तो 1s2 2s2 2px2 2py2 और 2pz2, तो सब इलेक्ट्रॉन देखो इसमें पेयर्ड हो गए। तो बेटा नियॉन डायमैग्नेटिक है, जो नियॉन है वो डायमैग्नेटिक है, सब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं। देखो बेटा सब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर पेयर्ड हैं, तो उसको हम कहते हैं डायमैग्नेटिक।
और जिनमें इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं वो है पैरामैग्नेटिक। तो हेंड्स रूल कहता है कि डीजेनेरेट ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है वो पहले सिंगल, उसके बाद पेयर्ड। अच्छा, अब इसको हम आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं बेटा, डी ब्लॉक तक भी लेकर जा सकते हैं इसको, और आगे जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वहां तक भी लेकर जा सकते हैं इसको हम। अगर सपोज करते हैं हम सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 11 की, तो हम लिखेंगे नियॉन 3s1, एक इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड। फिर मैग्नीशियम को लिखेंगे हम, तो लिखेंगे नियॉन 3s2। फिर हम एल्यूमिनियम को लिखेंगे नियॉन 3s2 3px 3py 3pz। बाकी बचा एक इलेक्ट्रॉन है बेटा, इलेक्ट्रॉन एक बचा, पी के ऑर्बिटल 3 है, किसी में भी लिख दो, एक में अनपेयर्ड होगा। सिलिकॉन नियॉन 3s2 3px1 3py1 और 3pz खाली। अब ये मैं बता दूं, इलेक्ट्रॉन आप 3pz में भी लिख सकते हो, क्योंकि बेटा तीनों की एनर्जी बराबर है, इलेक्ट्रॉन 2 हैं और ऑर्बिटल 3 है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन जेड में भी जा सकता है। ठीक है, तो लाजमी नहीं कि पीएक्स में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा एक पीवाई में जाएगा, बेटा एक पीएक्स में गया एक पीजेड में भी जा सकता है, या एक पीवाई में एक पीजेड में भी जा सकता है, पीएक्स खाली होगा क्योंकि एनर्जी सबकी बराबर है। उसके बाद है फास्फोरस नियॉन 3s2 3px1 3py1 3pz1, क्योंकि ये तो नाइट्रोजन फैमिली का है बेटा। नाइट्रोजन फैमिली वाले जितने भी होंगे उनके पी में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पी में, तो वो तीनों अनपेयर्ड होंगे। ठीक है, इस तरह आप सल्फर की भी कर लो, थ्री एस टू 3px 3py और 3pz, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी एक एक लिख दो। अब ये जो px को मैंने पेयर बना दिया है बेटा, py भी पेयर बना सकता है pz, क्योंकि p में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सल्फर के p में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 4 इलेक्ट्रॉन्स में किसी की भी आप पेयरिंग कर सकते हो। पहले इलेक्ट्रॉन सिंगल बिल्ड करना, उसके बाद कोई भी इनमें से पेयर बना सकता है। अब आते हैं डी ब्लॉक पे, स्कैंडियम आर्गन थ्री डी 1 4s2, तो बेटा डी में एक इलेक्ट्रॉन है। हाँ, अब डी को भी इस तरह लिखना पड़ेगा हमें, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड, तो उसको भी इस तरह लिखते हैं, थ्री डी एक्स वाई 3d वाई जेड 3d एक्स जेड 3d एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 3d जेड स्क्वायर, उसके बाद आएगा 4s2, या 4s2 पहले लिख दें, उसके बाद डी को लिख देना, क्योंकि एक्चुअली फिलिंग जो एस की होती है वो पहले होती है, डी बाद में फिल होता है। मगर यहाँ जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन उसमें सीक्वेंस के हिसाब से लिखा गया है, रखा गया सीक्वेंस के हिसाब से। हालांकि 4s को हमने पहले भरना है, 4s की फिलिंग पहले हो जाती है, उसके बाद डी में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन बचा 1 इलेक्ट्रॉन, तो वो किसी में भी जा सकता है स्कैंडियम में। स्कैंडियम के बाद और किसी की भी कर लें, स्कैंडियम के बाद आप टाइटेनियम की कर दो, वेनिडियम की कर दो, क्रोमियम की कर दो, क्रोमियम की कर लेते हैं,
आर्गन 3D XY 1, 3D YZ 1, 3D XZ 1, 3D A² Y², उसमें भी 1, (3D Z²), इसमें भी इलेक्ट्रॉन 1। तो इसका मतलब है जो डी में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा क्रोमियम के, तो सब में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन जाएगा। DXY, DYZ, DXZ, DX²Y², DZ², सबके अंदर इलेक्ट्रॉन सिंगल जाएगा। उसके बाद 4s में भी सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है इसके अंदर। जो बेटा इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है वो 6 है इसके अंदर क्रोमियम। अच्छा, आयरन की कर लेते हैं। आर्गन 3D XY, 3D YZ, 3D XZ, 3D X²Y², 3DZ²। उसके बाद है 4s। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और डी में इलेक्ट्रॉन जाते हैं 6। बेटा आयरन के डी में इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करोगे तो 1 1 1 1 और 1, एक को आपको डबल करना पड़ेगा, फिर किसी को भी डबल कर दो तो इलेक्ट्रॉन 4 अनपेयर्ड होंगे। तो ये है डी ब्लॉक एलिमेंट की आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर सकते हैं हैंड्स रूल के तहत। तो ये बेटा है डीजेनेरेट ऑर्बिटल्स के लिए। डीजेनेरेट ऑर्बिटल्स की फिलिंग होगी। अच्छा, फिलिंग किस तरह होगी? इलेक्ट्रॉन पहले सिंगल जाते हैं डीजेनेरेट ऑर्बिटल्स में, उसके बाद उनके पेयर बनते हैं। डीजेनेरेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की जो पेयरिंग होती है, पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन जाते हैं, उसके बाद वो पेयर बनाते हैं। अच्छा, क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेटा क्वेश्चंस आ जाते हैं कि भाई कौन सा रूल है जिसकी वायलेशन हुई है। ऐसे क्वेश्चंस हैं। इसके अंदर एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन पढ़ा है, चैप्टर 3 की एक्सरसाइज में भी एक पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देकर पूछा गया कि कौन सा रूल वायलेटेड, कि कौन से रूल की वायलेशन हुई है। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन अगर आपको दिया जाए, ठीक है, कि जो नीचे दी गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कि कौन सा रूल वायलेट हुआ है, कौन से रूल की बेटा वायलेशन हुई है। अब देखो, ये आपको दी गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s 2s, उसके बाद 2p। ये 1s है, ये 2s है, p में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब बताओ कौन से रूल की वायलेशन हुई है इसके अंदर। बेटा 1s में तो 2 इलेक्ट्रॉन, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज है। 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, p में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मगर p में जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको फिल करना चाहिए था सिंगली, क्योंकि p इलेक्ट्रॉन अगर 3 है तो पहले सिंगली फिल कर दो। मगर यहां देखो डायरेक्ट पेयरिंग हो गई है, डायरेक्ट इनको पेयर बनाया गया है, तो वायलेशन हुई हंस रूल की। बेटा हंस रूल की वायलेशन हुई है। हंस रूल कहता है कि डीजेनेरेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग पहले क्या होती है? सिंगल होती है, उसके बाद पेयर,
बेटा पहले सिंगल, उसके बाद पेयर बना दो। अच्छा एक और क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, बेटा यहां पे लिख देता हूं इसी से रिलेटेड। वन एस, टू एस, और ये टू पी। अब बताएं कौन से रूल की बेटा वायलेशन हुई है। अब इसके अंदर दो रूल की वायलेशन हुई है बेटा, दो रूल की वायलेशन हुई है। एक तो पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की वायलेशन हुई है, जो कहता है एक आर्बिटर में जो दो इलेक्ट्रॉन के उनकी स्पिन अपोज होनी चाहिए। एक आर्बिटर में जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी स्पिन अपोज होनी चाहिए, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए मस्ट। मगर यहां देखो दोनों की स्पिन सेम है। एक आर्बिटर में जो दो इलेक्ट्रॉन है दोनों की स्पिन क्या है बेटा, सेम है। तो एक तो वायलेशन हुई है किसकी, पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की। बेटा वायलेशन हुई है क्योंकि दोनों आर्बिटर्स की जो स्पिन है वो सेम है। अच्छा दूसरे कौन से रूल की वायलेशन हुई है इसके अंदर, बेटा सेकंड हैंड्स रूल की। दो रूल दोनों वायलेट हुए हैं बेटा, दो रूल की वायलेशन हुई है। एक तो पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो कहता है कि एक आर्बिटर में जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी स्पिन मस्ट अपोज होनी चाहिए। अगर स्पिन सेम है, उनकी सेम स्पिन है, तो इसका मतलब है जो वायलेशन हुई है वो ये पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की। अच्छा हंट्स रूल की वायलेशन क्यों हुई, हंट्स रूल की इसलिए कि दो जो आर्बिटर मतलब जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एक ही आर्बिटर में डाला गया है, हालांकि तीसरा आर्बिटर खाली पड़ा है। इलेक्ट्रॉन तीन है तो तीनों को सिंगली फिल होना चाहिए था, तीनों को सिंगल फिल नहीं किया गया है इसलिए। एक और एग्जांपल लिख देता हूं। क्वेश्चन टू हो गया, अब आते हैं थ्री पे। ये टू पी बेटा, वन एस, टू एस, टू पी। हाँ अब बताएं कौन से रूल की बेटा वायलेशन हुई है, कौन सा रूल है जो इसके अंदर वायलेट हुआ है। पहले देखो कि हंस रूल तो वायलेट नहीं हुआ, हंस रूल की वायलेशन नहीं हुई है बेटा इसके अंदर, क्योंकि वो कहता है इलेक्ट्रॉन को सिंगली फिल करना है डीजेनेट ऑर्बिटल्स के अंदर, और वो डीजेनेट ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन वैसे भी सिंगली फिल है। उसके बाद पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की तो वायलेशन नहीं हुई है। पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि एक आर्बिटर में जो दो इलेक्ट्रॉन है उनकी स्पिन अपोज्ड होनी चाहिए। इस आर्बिटर में दो इलेक्ट्रॉन दोनों की स्पिन अपोज्ड है, ये भी सही है। उसके बाद है ऑफे प्रिंसिपल जो कहता है पहले इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी में फिल होंगे उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएंगे हाई एनर्जी में। मतलब लोअर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के बाद ही इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी में जा सकता है। ऐसा नहीं कि लोअर ऑर्बिटर को आपने फिल ही नहीं किया है और डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी में चले गए, तो इसका मतलब है ऑफे प्रिंसिपल की वायलेशन हुई है। तो इसके अंदर देखो बेटा कौन सा है, तो देखो वन एस को आपने फिल किया ही नहीं कंप्लीटली। बेटा वन एस में एक इलेक्ट्रॉन खाली अभी जाना चाहिए था, वो गई नहीं इसके अंदर, तो उसका मतलब है जो वायलेशन हुई है वो इस रूल की हुई है। ये कहता है इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग होगी वो पहले स्टार्ट होगी लोअर एनर्जी से, 2 इलेक्ट्रॉन टू द ईच ऑर्बिटल, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, हर ऑर्बिटल में, तो इस ऑर्बिटल में तो 2 इलेक्ट्रॉन गए ही नहीं, इस ऑर्बिटल में तो 2 इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए थे ना। ये कहता है इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग होगी सीक्वेंस में होगी, लोअर एनर्जी वालों को पहले फिल करेंगे और हायर एनर्जी वालों को बाद में फिल करेंगे सीक्वेंस में। तो जाहिर है सीक्वेंस के हिसाब से इसको फिल ही नहीं किया हमने, तो ये इस रूल की वायलेशन हुई है। इस टाइप का क्वेश्चन एक्सरसाइज में मौजूद है बेटा, ठीक है। तो किसी भी, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ही यही आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड, उनके रूल से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, और तो टॉपिक उन्होंने, बाकी तो टॉपिक ही काट दिए सारे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब आते हैं बेटा एनर्जी लेवल मालूम करना। अब देखो एन प्लस एल रूल के हिसाब से, ठीक है बेटा, एन प्लस एल रूल, एन प्लस एल रूल हमें एनर्जी के बारे में बताता है। दो क्वांटम नंबर्स हैं, एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एल अज़्यूमथल क्वांटम नंबर, इन दोनों को हम सम करते हैं तो ऑर्बिटल की एनर्जी मिलती है। अच्छा, उस हिसाब से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं बेटा उनसे रिलेटेड। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, एनर्जी लेवल। बेटा इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल के हिसाब से रखना आपको, इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। तो इसमें क्या होगा, देखो आपको एन और एल की वैल्यू देंगे, एन की वैल्यू 4, एल की वैल्यू 1, एम की वैल्यू 0, स्पिन प्लस। अब मुझे बताएंगे मैं किस ऑर्बिट की बात कर रहा हूं जहां पे, बेटा किस ऑर्बिट की एनर्जी निकाल रहे हैं हम, वो रिलेटेड नहीं है, वैसे आपको पूछ रहा हूं कि बेटा किस ऑर्बिटल की हम एनर्जी निकाल रहे हैं। तो ये एक्चुअली है 4p ऑर्बिटल, 4p का एक ऑर्बिटल है, 4p का एक ऑर्बिटल है जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। बेटा एन की वैल्यू 4, एल की वैल्यू 1, तो 4p हो गया ना, और 4p में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, 4p के एक ऑर्बिटल में, मतलब वो px हो, py हो, pz हो, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन एक ही मौजूद है, क्योंकि m की वैल्यू एक दी गई है। तो इसका मतलब है 4p का एक ऑर्बिटल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है। उसके बाद है नंबर 2 पे, n की वैल्यू 3, एल की वैल्यू 2, m की वैल्यू +1, स्पिन क्वांटम -12। तो बेटा यहां पे किसकी हम बात कर रहे हैं, यहां पे हम बात कर रहे हैं 3D की, 3D की बात हो रही है, यहां पे जो बात हो रही है वो 3D की हो रही है। ये 3D है, एन के लिए 3 और एल के लिए 2 का मतलब है 3D, 3D का भी एक ऑर्बिटल है। क्यों, एम की वैल्यू एक है बेटा, एम की सिंगल वैल्यू सिंगल ऑर्बिटल को जाहिर करती है, उसमें इलेक्ट्रॉन एक ही मौजूद है। अब एन की वैल्यू है 4, एल की वैल्यू 2 है, एम की वैल्यू -2 प्लस। इसका मतलब यहां हम बात कर रहे हैं 4D की, 4D की।
एन की वैल्यू 4, एल की वैल्यू 0, एम की वैल्यू 0, इसमें इसका मतलब यहां पर बात कर रहे हैं 4s की। ठीक है, अब आपको इंक्रीजिंग आर्बिटर एनर्जी के हिसाब से रखना है कि सबसे ज्यादा किसकी एनर्जी है। ठीक है, उसके बाद कम, उसके बाद कम। बेटा देख लो, अब इसके अंदर एन प्लस एल के रूल के तहत एनर्जी निकलेगी। बेटा एन प्लस एल, एन और एल की वैल्यू को सम करेंगे हम, एन और एल की वैल्यू को, बाकी को छोड़ दो आप लोग, एन और एल को सम कर दो। तो बेटा इसकी एन प्लस एल की वैल्यू क्या होगी, 4s की, 4 प्लस 0 4 हो जाएगी, 4d की क्या हो जाएगी, 4 प्लस 2 6 हो जाएगी। अच्छा उसके बाद एन की वैल्यू क्या है, ये 3 है, एल की वैल्यू 2 है, इनको ऐड करना था। थ्री प्लस 2 5 हो गया, और इसकी एन प्लस एल की वैल्यू क्या होगा बेटा, 4 प्लस 1, ये भी 5 हो गया, दोनों के एन प्लस एल के बराबर है। एक और भी लिख देते हैं, पांचवा आर्बिटर भी लिख देते हैं। एन की वैल्यू 3, एल की वैल्यू 1, एम की 0, स्पिन प्लस हाफ। तो ये हम बात करें 3p की। बेटा ये 3p है, एन प्लस एल क्या हो जाएगा, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। हाँ अब बताओ क्या होगा बेटा, सबसे ज्यादा किसकी एनर्जी है, सबसे ज्यादा किसकी एनर्जी है, जिसकी एन प्लस एल की वैल्यू बड़ी हो, जिसकी एन प्लस एल की वैल्यू लार्जर, उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। 3 की एनर्जी सबसे ज्यादा है बेटा, 3 की एनर्जी क्या है, सबसे ज्यादा है। अच्छा उसके बाद 3 के बाद देखो किसकी एनर्जी है बेटा, 2 की वैल्यू, एन प्लस एल की वैल्यू 5 है, ये दोनों की बराबर है। जब दो ऑर्बिटल की एन प्लस एल की वैल्यू बराबर हो, तो जिसकी एन की वैल्यू बड़ी होगी इसकी एनर्जी ज्यादा होगी। बेटा जब दो ऑर्बिटल की एन प्लस एल की वैल्यू बराबर होती है ना, तो जिसकी एन की वैल्यू बड़ी होगी इसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो उसका मतलब है फर्स्ट आएगा, उसके बाद सेकंड आएगा, उसके बाद अब इन दोनों में डिसाइड कर दो, 4 और 5 में एनर्जी ज्यादा किसकी होगी, दोनों की एन प्लस एल की वैल्यू बराबर है, तो जिसकी एन की वैल्यू बड़ी होगी इसकी एनर्जी ज्यादा होगी। बेटा जिसकी एन की वैल्यू ज्यादा है उसकी एनर्जी भी ज्यादा है, तो इसका मतलब है आएगा 4, उसके बाद क्या आएगा, 5 आएगा। हाँ अब क्वेश्चन आप जो पूछ रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि सर ये तो एनर्जी इंक्रीज, बेटा ये जो ग्रेटर वाली निशानी दी गई है ना, ये बता रही है कि सबसे ज्यादा एनर्जी इसकी है, उसके बाद इसकी, उसके बाद इसकी, उसके बाद इसकी, उसके बाद इसकी। ठीक है, हाँ इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, इसको आप इस तरह लिख दो, 3 पहले लिख दो। ठीक है, मगर निशानी आपको ये लगानी पड़ेगी, ये वाली निशानी। 3 के बाद लिख दो आप 1,
उसके बाद लिख दो 2, उसके बाद क्या लिखोगे आप 4, उसके बाद 5। ठीक है, बात वही की वही हो जाएगी। ये जो निशानी है ये बता रही कि सबसे जो निशानी है यही डिसाइड करेगी कि आपने एनर्जी किसकी ज्यादा लिखी है। तो ये जो ग्रेटर वाली निशानी है, ये वाली निशानी ग्रेटर वाली बता रही है कि सबसे ज्यादा एनर्जी इसकी है और सबसे जो कम एनर्जी वो इसकी है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जिसमें आपको एनर्जी के बारे में पूछा जाएगा क्वेश्चंस में। ठीक है, अब देखो इसके अंदर एक और टॉपिक भी है, कहता है हाइड्रोजन एटम ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी। तो बेटा ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये देखो अब पहला हाइड्रोजन का एटम ऑन द बेसिस ऑफ बोहर थ्योरी। बेटा बोहर की थ्योरी क्या कहती है हाइड्रोजन के बारे में? बोहर की थ्योरी हाइड्रोजन के बारे में क्या कह रही है? बोहर की थ्योरी कह रही है कि भाई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। और एक बात और, बोहर की जो थ्योरी है वो बेस्ड किस पर है? प्लांक्स क्वांटम थ्योरी पे। बेटा जो बोहर का मॉडल है वो बेस्ड ही प्लांक्स क्वांटम थ्योरी पे है। क्वांटा का मतलब है क्या होता है? स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है या इमिट करता है वो छोटे पैकेट्स की सूरत में होती है जिनको हम क्वांटा कहते हैं। ठीक है, तो ये क्वांटम थ्योरी भी वहीं से ही है। देखो बेटा कहते हैं वो हाइड्रोजन एटम को डिस्क्राइब करो ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी। तो हमें स्टार्ट बोहर से करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बोहर का जो थ्योरी है बेटा, बोहर का जो मॉडल है वो बेस्ड है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के ऊपर। तो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी ये कहती है कि जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑब्जर्व करता है या इमिट करता है वो छोटे पैकेट्स की सूरत में होती है या मल्टीपल ऑफ दोज पैकेट्स। जो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हाई में जाएगा तो एनर्जी ऑब्जर्व करेगा, हाई एनर्जी से लोअर में आएगा तो एनर्जी क्या करता है? इमिट करता है। वो होती है छोटे पैकेट्स की सूरत में, स्मॉल पैकेट की सूरत में। उसके बाद देखो बोहर का मॉडल था वो हाइड्रोजन एटम पर ही बेस्ड है। बोहर का मॉडल जो है, बोहर की थ्योरी हाइड्रोजन एटम पर ही बेस्ड है। ठीक है, बाकी तो बोहर के सही है पॉइंट्स, मगर एक पॉइंट के अंदर है कि उसने कहा था इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस सर्कुलर ऑर्बिट्स इन वन डायमेंशन। मतलब इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है वन डायमेंशन में है, सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है। उसका स्पेसिफिक पाथ है, उसका स्पेसिफिक पाथ है जिसपे वो घूमता रहता है, रिवॉल्व करता रहता है, जिसकी मोमेंटम और पोजीशन को हम एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं बोहर की थ्योरी। हाँ, जब पता चला कि इलेक्ट्रॉन की वेव लाइक नेचर है तो बेटा यहां से प्लांट क्वांटम थ्योरी तो स्टार्ट हो गई ना। क्वांटम थ्योरी किसको डील करती है? माइक्रो पार्टिकल्स को डील करती है। जो क्वांटम थ्योरी है वो माइक्रो पार्टिकल्स की मोशन को डील करती है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन भी माइक्रो पार्टिकल है। ठीक है, यहां से बात हो गई कि बोहर ने कहा था इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर का है, मगर डी ब्रोगली ने कहा इलेक्ट्रॉन की वेव लाइक नेचर है। इलेक्ट्रॉन की जो नेचर है वो वेव लाइक नेचर होती है। तो यहां से मसला खड़ा हो गया। उसके बाद हेसेनबर्ग का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ये कहता है इट इज इम्पॉसिबल, ये तो पॉसिबल ही नहीं है टू डिटरमाइन पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ द मूविंग पार्टिकल। पोजीशन और मोमेंटम को हम एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते सेम टाइम पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो वो बहुत छोटा, बेटा इलेक्ट्रॉन जो उसकी नेचर वेव लाइक नेचर है, इलेक्ट्रॉन की वेव लाइक नेचर है, इसलिए इसको लोकेट करना न्यूक्लियस गिर्द ये तो बहुत मुश्किल है। इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस गिर्द कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां से आ गया बेटा हेसेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और हेसेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने रिजेक्ट कर दिया बोहर के सर्कुलर पाथ का नजरिया। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि बोहर का सर्कुलर पाथ वाला नजरिया कौन से रूल के प्रिंसिपल के तहत जो है वो रिजेक्ट हुआ था, वो था हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हेसेनबर्ग का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है बोहर के सर्कुलर ऑर्बिट के नजरिए को रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट हो जाती है बात। अच्छा, उसके बाद श्रोडिंगर्स ने इलेक्ट्रॉन की वेव लाइक नेचर पे इक्वेशन बनाई थी जिसको कहते हैं श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन। अच्छा, वो भी हाइड्रोजन एटम पर ही है बेटा, वो जो इक्वेशन है वो भी हाइड्रोजन एटम पर ही है। और उसका जो कंक्लूजन है आखिर में, मतलब श्रोडिंगर्स की वेव इक्वेशन हम पढ़ते नहीं है, एक वेव इक्वेशन है। ठीक है, जो कहती है कि इलेक्ट्रॉन का कोई मखसूस पाथ है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस गिर्द कहीं भी बन सकता है, इलेक्ट्रॉन की स्टैंडिंग वेव है, एक स्टैंडिंग थ्री डायमेंशनल वेव है। ठीक है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है वो थ्री डायमेंशन में है। इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है वो थ्री डायमेंशन में है, ये किसने कहा था? श्रोडिंगर्स ने। और श्रोडिंगर्स की वेव इक्वेशन भी है जो बेस्ड किस पर है? हाइड्रोजन पर ही बेस्ड है। हमने पढ़ी नहीं है वो, एक्चुअली सिलेबस में नहीं है वो, इसलिए हमें पता नहीं चल रहा है
कि ये जो उसने जिक्र किया है ना कि डिस्क्राइब हाइड्रोजन एटम ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी, वो यही बात कर रहा है बेटा। मतलब बोहर से, फिर बोहर के बाद हेसनबर्ग, हेसनबर्ग के बाद श्रोडिंगर, तो उसने भी जो क्वेश्चन बनाई थी वेव मैकेनिकल मॉडल वाली हाइड्रोजन एटम पे ही बनाई है। ठीक है, उसका जो आखिरी कंक्लूजन हम पढ़ लेते हैं कि भाई उसने कहा था इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस कहीं भी हो सकता है, इसका कोई मखसूस पाथ नहीं है। ठीक है, रीजन अराउंड द न्यूक्लियस, थ्री डायमेंशनल रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम इज कॉल्ड ऑर्बिटल। उस रीजन को हम क्या कहते हैं? ऑर्बिटल कहते हैं। ठीक है, और एक ऑर्बिटल को डिस्क्राइब करने के लिए 4 क्वांटम नंबर चाहिए। एक ऑर्बिटल है उसको डिस्क्राइब करने के लिए 4 क्वांटम नंबर्स की जरूरत पड़ती है। और वो क्वांटम नंबर भी कहां से आ गए? श्रोडिंगर की इक्वेशन से। श्रोडिंगर की इक्वेशन का जो सेट है ना, आखिर में मतलब जो फाइनल रिजल्ट है, ठीक है, वहां से 3 क्वांटम नंबर ड्राइव किए गए, चौथा नहीं, स्पिन क्वांटम नंबर नहीं। बाकी जो 3 क्वांटम नंबर है वो बेटा श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन से आए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अज्यूमथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो श्रोडिंगर की जो इक्वेशन है वो भी बेटा बेस्ड किस पर है? हाइड्रोजन एटम पर ही है। हाइड्रोजन एटम पे ही उसने इक्वेशन बनाई थी जो इलेक्ट्रॉन की वेव लाइक नेचर है, मगर वो मल्टी इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी अप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो ये थी उसके अंदर, क्योंकि उन्होंने थोड़ा ब्रीफली डिस्कस किया था कि इसको डिस्कस कर लेना, आप पढ़ लेना थोड़ा, क्योंकि हमने सिलेबस में वो चीजें शामिल नहीं है, जिसे हेसनबर्ग का आंसर रिवर्सिबल भी नहीं है। ठीक है, इस तरह कहते हैं, इसलिए ब्रीफली थोड़ा उसको पढ़ लें ताकि आपका आइडिया मतलब कंसेप्ट क्लियर हो जाए हाइड्रोजन एटम के बारे में, कि हाइड्रोजन एटम के बारे में जो क्वांटम थ्योरी है वो क्या बताती है। ठीक है, तो बेटा क्वांटम थ्योरी में यही आ जाता है, श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन आ जाती है जो हाइड्रोजन एटम को डिस्क्राइब करती है, और उसके बाद ही आर्बिटर का कंसेप्ट मिल जाता है, आर्बिटर के बाद क्वांटम नंबर का कंसेप्ट मिल जाता है। यहीं से निकल रही सारी चीजें, श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन से निकलती हैं, वो भी हाइड्रोजन एटम पर ही है। ठीक है, तो चैप्टर तो कंप्लीट हो गया है आप लोगों का। इसके अंदर बेटा बोहर की थ्योरी नहीं है। ठीक है, तो बोहर की थ्योरी से रिलेटेड जितने भी है, मतलब हैं क्वेश्चन, सपोज करते हैं ये जो हम रेडियस निकालते हैं हाइड्रोजन एटम का, वो भी नहीं होगा। मगर आपको मैं फार्मूला बता देता हूँ कि अगर सपोज करते हैं कोई क्वेश्चन इसी से रिलेटेड कोई आ भी जाए तो आप कर लें। तो रेडियस ऑफ द हाइड्रोजन, फाइनल बेटा रेडियस, तो बेटा रेडियस का फॉर्मूला है r इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम अपॉन जेड। ये बेटा फार्मूला है इसका, ये आखिरी फाइनल, क्योंकि वैसे भी हम डेरिवेशन तो हमने करनी भी नहीं है, डेरिवेशन से आखिरी जो कंक्लूजन निकालते हैं ना हम, वो ये है कि किसी भी हाइड्रोजन एटम का रेडियस निकालना चाहते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट का, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, हाइड्रोजन एटम का, ऑन द बेसिस ऑफ बोहर थ्योरी, तो ये वाला फार्मूला है, एन स्क्वायर कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 0.529 एंगस्ट्रॉम अपॉन जेड, जेड का मतलब एटॉमिक नंबर है। ठीक है, इसी हिसाब से आप हाइड्रोजन एटम का रेडियस निकाल सकते हो, या यूनी इलेक्ट्रॉन जो एटम है, आइन जो होते हैं, जैसे लिथियम आइन है, जैसे अपना हीलियम आइन है, इनका भी रेडियस इसी से ड्राइव हो सकता है फार्मूले से। ठीक है, अब आते हैं हाइड्रोजन पे, R1। ठीक है, तो बेटा R1 में क्या होगा? एन की वैल्यू 1 रखेंगे अब, R1 का मतलब है, एन का मतलब है नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, एन की वैल्यू क्या रखेंगे? 1 का स्क्वायर कर देना, मल्टीप्लाई कर दो 0.529 से, डिवाइड जेड भी 1 है, तो जवाब वही आएगा 0.529, या इसको 0.3 भी लिखा जाता है। अब आते हैं R2, तो बेटा R2 क्या होगा? 4 मल्टीप्लाइड बाय 0.529। 4 क्यों लिखा है मैंने? बेटा 2 का स्क्वायर किया मैंने, बेटा 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है बस। इस तरह R3 9 मल्टीप्लाइड बाय 0.529, R4 16 मल्टीप्लाइड बाय 0.529,
अच्छा, अब इनकी वैल्यूज निकालें। अगर वैल्यूज आप निकालेंगे तो आपको पता चलेगा डिफरेंस जो है बेटा, डिफरेंस फर्क, फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस ये है, सेकंड का रेडियस निकलेगा 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 0.529 से, क्या जवाब आता है देखो निकालो। तो ताकि पता चले कि डिफरेंस कितना है। फर्स्ट ऑर्बिट R1 R2 के दरमियान, R2 R3 के दरमियान, R4 R3 के दरमियान। बेटा आंसर निकालते हैं, थोड़ा ये आपके पास कैलकुलेटर होगा, इसका 2 पॉइंट समथिंग निकलेगा, चाहे 2.11 आता है या कितना, 2.11, ठीक है बिल्कुल। इसका भी निकालना फिर, जल्दी कटे तो जवाब। हाँ 76 ना, अच्छा फोर्थ जवाब कर दिया बस, बता दो 8 पॉइंट। अब देखो बेटा डिफरेंस R4 और R3 में ज्यादा डिफरेंस है। देखो अगर R4 में से R3 की वैल्यू माइनस करें ना, डिफरेंस ज्यादा है। इसका मतलब है R4 माइनस R3, इसका डिफरेंस लार्जर है। देखो R4 और R3 के दरमियान अगर R4 में से R3 की वैल्यू माइनस करेंगे तो बड़ा डिफरेंस आएगा। R3 R2 में कम डिफरेंस है, R3 और R2 का डिफरेंस निकाल लो, इनके बेटा वैल्यू में से माइनस करेंगे हम, उसके बाद R2 और R1 के डिफरेंस। तो इसका मतलब बेटा R4 और R3 का डिफरेंस लार्जर है, R4 और R3 का डिफरेंस लार्जर होगा। ठीक है, किस तरह निकालना है डिफरेंस, 8.46 में से माइनस करेंगे 4.76, इसका डिफरेंस बड़ा आएगा। R3 और R2 में कैसे डिफरेंस निकालेंगे, 4.76 माइनस 2.11, उसके बाद R2 और R1 का डिफरेंस कैसे निकालेंगे, 2.11 माइनस 0.529, यहां से आपको पता चलेगा कि डिफरेंस ज्यादा किसमें आ रहा है। ये था बेटा एनर्जी, ओ सॉरी रेडियस। अब आते हैं एनर्जी पे। हाँ अगर किसी और का रेडियस निकालना चाहते हैं आप लोग, हीलियम का, तो आपको जेड की वैल्यू 2 रखनी पड़ेगी हीलियम के लिए। लिथियम के लिए जेड की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 3। तो बेटा इसी फॉर्मूले से आप हाइड्रोजन का रेडियस निकाला है ना, तो हाइड्रोजन के रेडियस के साथ साथ ठीक है लिथियम का भी निकाल सकते हो। हीलियम आइन तो हो जाएगा R1 0.529 डिवाइड बाय 2, 2 क्यों, जेड की वैल्यू 2 है, ठीक है। R1 R2 का क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाय 0.529 डिवाइड बाय 2। बेटा देखो फार्मूला वही लगेगा सेम, रेडियस के लिए फार्मूला वही लगेगा, R इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू 0.529 डिवाइड बाई जेड। R का मतलब है कि कौन से ऑर्बिट का रेडियस निकालना चाहते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट का, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। सेकंड का रेडियस इस तरह निकलेगा, थर्ड का रेडियस क्या निकलेगा, 9 मल्टीप्लाइड बाई 0.529 डिवाइड बाई 2। तो इस तरह रेडियस निकाल सकते हैं आप हीलियम का, आइन का। फॉर लिथियम आइन जेड की वैल्यू 3 है, इसमें जेड की वैल्यू 2 है, बेटा फार्मूला वही लगेगा, R इज इक्वल टू 0.529 डिवाइड बाई 3। R2 किसका, लिथियम आयन का, 4 मल्टीप्लाइड बाई 0.529 डिवाइड बाई 3, ठीक है। इस तरह R3 का रेडियस निकालना है,
तो 9 मल्टीप्लाइड बाय 0.529 डिवाइड बाय 3। तो बेटा फार्मूला वही सेम लगाना है, n का स्क्वायर कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 0.529 से और डिवाइड कर दो z से। z का मतलब है एटॉमिक नंबर से। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 था, कोई फर्क नहीं पड़ा, मगर हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे हम, और लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है तो 3 से डिवाइड करेंगे हम। तो इस तरह रेडियस निकाल सकते हैं बोहर की थ्योरी को अप्लाई करके, क्योंकि बोहर की थ्योरी हाइड्रोजन एटम पे भी अप्लाई होती है, हीलियम आयन पे भी अप्लाई होती है, लिथियम आयन पे भी अप्लाई होती है, जिनमें एक इलेक्ट्रॉन हो बेटा, सिंगल इलेक्ट्रॉन उन पे अप्लाई होती है। ठीक है, अब आते हैं एनर्जी पे। बेटा एनर्जी का ये फार्मूला है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपन n स्क्वायर। ठीक है, इंटू जेड स्क्वायर, जाहिर जेड की वैल्यू 1 होगी बेटा, हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू 1 होती है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा n स्क्वायर से। ठीक है, डिवाइड किससे करना पड़ेगा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखिए, जूल में भी लिख सकते हैं इसको वैल्यू को बेटा, जूल में अलग वैल्यू निकलेगी। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू है बेटा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है ये, अपॉन n स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। तो जेड की वैल्यू 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर E1 निकालना चाहते हैं तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन n का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 आएगा, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी है बेटा। सेकंड की क्या हो जाएगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 4, तो -3 शायद 4 आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस का। E3 -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय 9, माइनस का 1.5 आएगा शायद, आप देख लेना, कैलकुलेट कर लेना, हो सकता है इधर उधर कोई पॉइंट का फर्क हो भी जाएगा। E4 की निकाले एनर्जी बेटा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 16 से डिवाइड करोगे तो जवाब आएगा माइनस का 0.8586 है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ देखो, अगर आपसे कोई पूछे ज्यादा एनर्जी किसकी है तो E4 की हम कहेंगे, क्यों, क्योंकि वैल्यू बेटा माइनस की है, माइनस के हिसाब से ये बड़ी वैल्यू है, माइनस के हिसाब से ये बड़ी वैल्यू है। इसका मतलब है जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाएगा एनर्जी बढ़ती जाएगी, जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाता है तो एनर्जी बढ़ जाती है बेटा, ये एनर्जी बढ़ रही है। ये फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी है, ये सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी है, ये थर्ड की, ये फोर्थ की। तो एनर्जी बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है, ये सबसे लोएस्ट एनर्जी है माइनस में, इसलिए। अच्छा, इसका अब जो डिफरेंस होगा ना, एनर्जी का जो डिफरेंस है वो E2 और E1 में ज्यादा होगा, तकरीबन 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस है बेटा। देखो E1 और E2 में डिफरेंस बड़ा आएगा, अगर E2 की वैल्यू में से E2 माइनस E1 करोगे ना आप लोग, तो डिफरेंस लार्जर आएगा। बेटा E2 में से E1 माइनस करोगे तो बड़ा डिफरेंस आएगा। इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन E1 से E2 में जंप लगाएगा तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को एब्जॉर्ब करेगा, तब जंप लगाएगा वो। देखो बेटा, E2 से E1 में, जब E1 से E2 में जाएगा ना इलेक्ट्रॉन, तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन एब्जॉर्ब करके फिर जाएगा वो, और जब E2 से E1 में आएगा तो उतना फोटोन रिलीज करेगा वो एनर्जी वाला। तो डिफरेंस जो ज्यादा है ना E2 और E1 के दरमियान, देख लो आप वैल्यू को देख लो। अब डिफरेंस निकालना चाहते तो निकाल दो भले। अच्छा, E2 का वैल्यू क्या है -3.4, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, बीच में माइनस है ये, इसकी वैल्यू क्या है 13.6। अब देखो ये क्या हो जाएगा, -3.4 प्लस का क्या हो जाएगा 13.6, तो जवाब क्या आएगा 10.6
और 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो कितना बड़ा डिफरेंस है। तो E2 और E1 में देखो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस है बेटा, जो डिफरेंस है वो प्लस का है, वो माइनस का नहीं है 10.2 का। तो E2 और E1 में ज्यादा डिफरेंस है। उसके बाद E3 E2 का डिफरेंस, फिर E4 और E3 का डिफरेंस। इधर देखो ये बेटा कम डिफरेंस है E4 और E3 के दरमियान। सबसे बड़ा डिफरेंस किसके दरमियान है, E1 E2 के दरमियान। उसके बाद E2 और E3 के दरमियान। अब खुद निकालते जाओ भले आप, इसका तो हमने निकाल दिया बेटा, पता चल गया ना आपको डिफरेंस कैसे निकालते हैं। E2 में से E1 की वैल्यू माइनस करेंगे हम, तो 10.2 का आ गया डिफरेंस। तो ये एक्चुअली फिजिक्स के अंदर भी है, फिजिक्स के अंदर भी आपने पढ़ा होगा, जो मॉडर्न फिजिक्स है उसके अंदर भी ये पढ़ा होगा, शायद उसके सिलेबस में ये मौजूद है, और जो हमारा सिलेबस था उसके अंदर ये कट गया है, वो आया ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप जब क्वेश्चंस आपको मैं भेजूंगा ना इसके अंदर, तो उसके अंदर ये क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि लास्ट ईयर तक हम पढ़ा रहे थे टॉपिक्स को। ठीक है, टॉपिक तो बाद में ये सपोज करते हैं कौन उन्होंने क्वेश्चन कैंसिल कर दिए थे, मतलब ये टॉपिक जो है वो काट दिए थे सिलेबस में से, मगर लास्ट ईयर तक हमने पढ़ाया था ये पूरा सिलेबस। कल से इंशाल्लाह हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे सेकंड, गैसेस स्टेट बेटा। सेकंड चैप्टर हमारे पास है, सपोज करते हैं इसके अंदर सिंध के सिलेबस के अंदर इनका पता नहीं 3rd या 4th चैप्टर होगा, मगर सिलेबस के मुताबिक मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। सिलेबस में अब जो टॉपिक आएगा वो आएगा गैस स्टेट, गैस के बाद शायद लिक्विड आएगा, लिक्विड के बाद सॉलिड आएगा। इनके चैप्टर अलग अलग है, लिक्विड का भी अलग है, गैस का भी अलग है, सॉलिड का भी अलग है, और मिलाकर 3 चैप्टर हो गए।